हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 नोट्स में। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन जरूर है, ये बिल्कुल ही अलग है और शायद स्टडी मटेरियल में कहीं आपको नजर नहीं आएगा। तो बहुत ही यूनिक क्वेश्चन। अभी तक के सारे क्वेश्चन में हमने किया ही क्या है, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस लिए, पूरी बैलेंस शीट की एक एक आइटम का हमने डिफरेंस कहीं ना कहीं एक कंसिडर किया है, इंक्रीज और डिक्रीज, इनफ्लो और आउटफ्लो। पूरा क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन उसी थीम पर होते हैं, उसी कंसेप्ट पर होते हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए 2 साल की बैलेंस शीट, इसलिए लगभग सभी क्वेश्चन में आप देखो 2 साल की बैलेंस शीट दे रखी है। बट 8th नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, द फॉलोइंग आर द चेंजेस इन अकाउंट बैलेंसेस taken from balance sheet of PQ Limited as at the beginning and at the end of the year। तो बिगिनिंग और एंड में जो चेंज हुए वो चेंजेस दे रखे हैं, डायरेक्ट आपको चेंज दे रखे हैं। देखो क्या लिखा है, एक तरफ लिखा है चेंज इन रुपीस, डेबिट और क्रेडिट। क्रेडिट मतलब ब्रैकेट में और डेबिट मतलब बिना ब्रैकेट के, यानी अगर क्रेडिट इंक्रीज हुआ होगा तो ब्रैकेट लगा होगा और डेबिट इंक्रीज हुआ होगा तो ब्रैकेट नहीं लगा होगा। यानी आप इस तरीके से समझ लो कि बैलेंस शीट बनी हुई थी, 2 साल की बैलेंस शीट बनी हुई थी। लायबिलिटी साइड में 2001 की, 2002 की। ऐसे असेट साइड में भी 2 बैलेंस शीट बनी हुई थी, 2001 की और 2002 की। यहां पर मान लो शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख और यहां भी 10 लाख है, तो चेंज कितना हुआ, 0। यहां पर अगर आपकी फिक्स्ड असेट्स 1 लाख की और एक 50 की है तो चेंज कितना हुआ, चेंज 50,000 का हुआ। 50,000 से डेबिट हुआ कि क्रेडिट, तो असेट इंक्रीज होना मतलब डेबिट, तो ये डेबिट, असेट इंक्रीज होना मतलब डेबिट। ऐसे ही यहां क्रेडिटर्स मान लो 10,000 के थे, 12,000 के हो गए, इंक्रीज हो गए 2,000 से, तो 2,000 से इंक्रीज हो गए। तो ये क्रेडिट में, इसको क्या लिखा उन्होंने, ब्रैकेट में, ताकि वो दिखा सके, क्योंकि उन्होंने असेट लायबिलिटी हॉरिजॉन्टल स्टाइल में कहा बताया या प्लस माइनस अलग, तो उन्होंने एक साथ लिखा, इसलिए आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि लायबिलिटी इंक्रीज हुई कि असेट इंक्रीज हुई, तो असेट इंक्रीज हुई तो डेबिट, लायबिलिटी इंक्रीज हुई तो क्रेडिट, ऐसे बताया। तो मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाना चाहता हूं ये कि मान लो ये सब इस तरह से, चलो छोटी सी एक बैलेंस शीट का एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज इतनी सी बैलेंस शीट होती है ना, ये 10 लाख रुपए होते और ये 10,000 रुपए होते, ये 10 लाख, चलो इसको भी मान लेते समझने के लिए, तो ये 20 लाख और ये 22 लाख, मान लो इतनी सी बैलेंस शीट होती है ना। इस तरफ भी हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ये 10 लाख रुपए के और ये 15 के मान लेते हैं, तो चेंज कितना हुआ, 5 लाख रुपए का। फिर हम अदर करंट असेट्स वगैरह मान लेते हैं, इसमें 10 की और यहां मान लेते हैं 7 की। इतनी छोटी सी एक बैलेंस शीट होती है सपोज आपको, तो चेंज यहाँ 0 का होता है, यहाँ कितना होता है 2 लाख का, यहाँ कितना होता है 5 लाख का, और यहां पर कितना होता है आपका चेंज 3 लाख का। अब 3 लाख रुपए का चेंज कैसे होता है, नेगेटिव कि पॉजिटिव, देखो असेट कम हो रही, कम हो रही, कम होने का मतलब असेट्स क्रेडिट हुई, तो ये क्रेडिट है। तो नेट, अब मैं आपके सामने बैलेंस शीट मिटा देता हूं, तो 5 और 3 2 और यहां पर कितना 2, बैलेंस मैच हुआ बराबर। तो हम भी तो यही करते थे, हम भी तो बैलेंस आखिरी में कैश इनफ्लो ओपनिंग क्लोजिंग बराबर आया था सर। वो क्यों आता था, क्योंकि हम हर आइटम का डिफरेंस लेते आते थे। ये जो डिफरेंस आया, इस डिफरेंस को हम कहां लिखते थे, ऑपरेटिंग में। यहां डिफरेंस होगा तो फाइनेंसिंग में, यहां डिफरेंस है तो ऑपरेटिंग में, यहां डिफरेंस है तो इन्वेस्टिंग में, ऐसा लिखते थे। तो इस बार इस क्वेश्चन को पहले पहचानो, आप ढंग से समझो कि इसमें डिफरेंसेस दिए हुए डायरेक्ट। शेयर कैपिटल में 0 डिफरेंस दिया, इसका मतलब पहले भी उतनी थी, अभी भी उतनी। कितनी पता नहीं, उससे आपको क्या मतलब, पहले भी 30,000 शेयर थे 10 रुपए के, आज भी 30,000 शेयर 10 रुपए के, नो चेंज मींस नो इश्यू एंड नो बायबैक। कैपिटल रिजर्व 49,200, यहां कैपिटल रिजर्व पहले कितना था पता नहीं, लेकिन अभी चेंज कितना है 49,200 का चेंज।
यानी कैपिटल रिजर्व पहले का पता नहीं है, भी पता नहीं, क्योंकि हमारे पास बैलेंस शीट थोड़ी ना है, ये तो मैंने आपको इमेजिनरी फिगर्स से बताया। तो ये सारे फिगर तो डमी फिगर थे ना, ये सारे फिगर तो डमी फिगर थे। ये सब मैं मिटा दूं, इस क्वेश्चन को हम पहले पढ़ना सीखे पहले कि क्या कहना चाहते हैं। तो कैपिटल रिजर्व इतना बताया। फिर आगे देखते हैं कैपिटल रिजर्व के अलावा और क्या क्या दिया हुआ है इसमें। डिबेंचर्स 50,000, 8% डिबेंचर्स, 8% डिबेंचर्स 50,000 क्रेडिट दिए मतलब लायबिलिटी बढ़ी, यानी कहीं ना कहीं आपके डिबेंचर बढ़े, बट पहले कितने थे, ओपनिंग में क्लोजिंग पता नहीं। तो इस पूरे क्वेश्चन में आखिरी तक ऐसे दिया है, तो आपको जरूरत भी क्या डिफरेंस, हमने तो वैसे भी डिफरेंस क्या से काम था। डिबेंचर्स अगर 50 से क्रेडिट हो रहा है मतलब इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। और ऐसे उसी के नीचे लिखा हुआ है एक और, डिबेंचर डिस्काउंट 1000, 1000 का डिस्काउंट भी हो गया। 1000 का क्या है, इधर क्या लिखा हुआ है, डिस्काउंट 1000। तो यानी नेट कितने में 49,000 ही आए होंगे जेब में। तो आपकी जेब में कितने आए होंगे 49। और ये अकाउंट यहाँ खुला हुआ है, इसका मतलब राइट ऑफ P&L अकाउंट में नहीं हुआ, क्योंकि हमारे पास ओपनिंग क्लोजिंग थोड़ी ना। हम राइट ऑफ कैसे पहचानते थे कि पहले 1500 था और अब 1000 है, या पहले 1500 था और अब 500 है, तो हम मानते थे कि 500 राइट ऑफ होगा। यहां तो क्लियर दिख रहा है कि इश्यू ही नहीं हुए 50,000, तो पहली बार तो है ये, इसलिए पुराना कुछ भी नहीं होगा, 0, और अभी 1000 आया होगा, तो राइट ऑफ कहां हुआ है, तो उल्टा बढ़ा ना। राइट ऑफ कब लिखते हो, जब आपके पिछले साल के कंपेरिजन में कम हो जाते तो राइट ऑफ है, बड़े मतलब नया है, तो नया है इसका मतलब 50,000 में से 1000 हटा के 49,000 का कैश इनफ्लो हुआ होगा ड्यू टू इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। ये सारे पॉइंट ऐसे ही दिए हुए हैं, यानी मुझे क्या करना है, इस सारे पॉइंट में अगर एक एक बार कंसिडर कर लेता हूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। कैश फ्लो यही तो होता है, कैश फ्लो अरेंजमेंट ही तो है, सारे डिफरेंसेस का सही से अरेंजमेंट है, एक्टिविटी वाइज, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। तो मुझे इन सारे डिफरेंसेस को कहीं ना कहीं लिखना है। और आप कहीं अकाउंट बनाने की जरूरत पड़े, अगर हो सकता है समझाने मुझे अकाउंट समझाना पड़े, तो हम ये मान लेंगे कि अकाउंट में इस तरीके से समझ लेंगे हम कि यहां पर मान लो 0 था और ये 50,000 नए इश्यू की, पुराना मान लो यहां पर 0 था और नया 49,200 आया, तो इंक्रीज दिख जाएगा ना आपको, दिख जाएगा कि नहीं इंक्रीज, इस तरीके। तो आप इमेजिनरी फिगर से भी समझ लेना, कुछ भी 1 लाख मान लो, 1 लाख यहां था, यहां 1.5 लाख हो गया, तो 50,000 इंक्रीज, ऐसे समझ लेना, तो भी आपका आंसर सही जाएगा समझने के लिए सिर्फ। ठीक, अब आप तक क्वेश्चन पढ़ें क्या लिखा हुआ है, और सारे पॉइंट पढ़ के देख लो एक बार। नेट प्रॉफिट भी नजर आएगा उसी में आपको, डिविडेंड वगैरह, और आखिरी में आप देखो तो सब करने के बाद बैंक बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है, मतलब ब्रैकेट में, इसका मतलब ओवरड्राफ्ट हो गया, तो कैश तो है ही नहीं, ओवरड्राफ्ट है। और लास्ट में 0 कर दिया, 0 कर दिया मतलब सारे बैलेंसेस मिला के खत्म, 0 हो जाएगा। ठीक है, लायबिलिटी और एसेट्स के। तो इसका मतलब ये कि इतना अच्छा दिया, मतलब हर डिफरेंस को मुझे एक ही बार लेना, दूसरी बार नहीं लेना, जैसे ट्रायल बैलेंस में नहीं करते थे वैसे ही, क्योंकि बैलेंस शीट से उठाया आइटम, और बैलेंस शीट के डिफरेंस एक एक बार लेते जाऊंगा जहां जहां। अगर इन फिगर में कोई चेंज करूंगा तो उसका डबल इफेक्ट दूंगा मैं। पहला, कैपिटल रिजर्व एट द एंड ऑफ द ईयर, वो जो 49,200 रिप्रेजेंटेड रियलाइज प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ वन फ्री होल्ड प्रॉपर्टी टुगेदर विद सरप्लस अराइजिंग ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ बैलेंस ऑफ फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। तो कैपिटल रिजर्व जो 49,200 का, वो कहां से अराइज हुआ, इन्होंने कहा कहां से अराइज हुआ, इसका वर्किंग नोट ही लिख लेते हैं पहले। कैपिटल रिजर्व 49,200 जो अराइज हुआ है वो 2 रीजन से अराइज हुआ है। इनका कहना है रियलाइज प्रॉफिट ऑन सेल, रियलाइज, तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, और बचा हुआ जो बैलेंसिंग फिगर है वो रिवैल्यूएशन के कारण है, रिवैल्यूएशन ऑफ, ऐसा लिखा है। अब कितना तो देखेंगे, सोचते हैं। आप देखो क्वेश्चन में कहीं आपको नजर आ रहा है कितना दिख रहा है, आप फ्री होल्ड प्रॉपर्टी देखो, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी एट कॉस्ट रिवैल्यूएशन 43,000 डेबिट, मतलब फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 43,000 से बड़ी, तो बढ़ने का रीजन परचेस तो नहीं लिखा है ना, इसका मतलब बड़ी क्यों होगी,
बढ़ने का रीजन रिवैल्यूएशन हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि 49,200 में से ये रिवैल्यूएशन है, ठीक है, उल्टा चल रहा है मन, ये तो दिया है गिवन फिगर। तो अब बचा हुआ 6,200 जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो क्या होगा, प्रॉफिट ऑन सेल। ऐसे आ गया फिगर, जैसे हमने उसके एनालिसिस कर लिए, वर्किंग नोट आप लिख के रख लेना। रिवैल्यूएशन कहीं आता है क्या इन्वेस्टिंग एक्टिविटी वगैरह में? नहीं आता है। तो ये डिफरेंस तो यहीं के यहीं क्रॉस हो गया। ऊपर आपका 49,200 ब्रैकेट में लिखा है, नीचे आपका 43,000 लिखा हुआ, तो ये तो यहीं कट गया। अब बचा कितना, 6,200। ये मुझे कहीं लिखना है, कहां लिखना है बताता हूं, देखते हैं। वैसे भी प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग कहां लिखते हो, पीएनएल, तो पीएनएल लिख दूंगा। एक एडजस्टमेंट तो ये। दूसरा एडजस्टमेंट, ड्यूरिंग द ईयर प्लांट कास्टिंग 18,000 अगेंस्ट विच डेप्रिसिएशन प्रोविजन फॉर 13,500 was sold for 7,000। बहुत कॉमन एडजस्टमेंट, कई बार आया। ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ द ईयर 50,000 डिबेंचर्स वर इश्यूड एट कैश डिस्काउंट ऑफ 1,000। नहीं लिखते तो भी हम समझ गए थे कि 50,000 डिबेंचर बढ़ रहा है और 1,000 से डिस्काउंट बढ़ रहा है, इट मींस डिबेंचर इश्यूड एट डिस्काउंट। और मिडिल ऑफ द ईयर वर्ड लिख दिया, इसका मतलब हम इस पर इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, लेकिन आधे साल का मिडिल ऑफ द ईयर लिखा। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर was after crediting profit on sale of plant। इसका मतलब ये प्रॉफिट जो है ये पीएनएल में ही गया है, इसीलिए हमको पीएनएल में से इसको रिवर्स करना पड़ेगा। एंड चार्जिंग डिबेंचर इंटरेस्ट, डिबेंचर इंटरेस्ट भी पीएनएल में जा चुका है, इसका मतलब उसे भी हटाना पड़ेगा क्योंकि वो नॉन ऑपरेटिंग है। तो नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम हम रिवर्स कर देते हैं बिकॉज वी डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस। क्लियर? You are required to prepare a statement which explain why bank borrowing has increased by 64,300 during the year. Ignore taxation. Bank borrowing मतलब देखो ऊपर ओवरड्राफ्ट आया, ओवरड्राफ्ट क्यों बढ़ गया, रीजन बताना है। तो ओवरड्राफ्ट क्यों बढ़ गया होगा कि इनफ्लो कम हुआ होगा, आउटफ्लो ज्यादा, ये प्रूव करना है। तो इस क्वेश्चन में डेफिनेटली ओवरड्राफ्ट आना चाहिए आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 3 एक्टिविटी फटाफट से लिख लीजिएगा। कौन कौन सी 3 एक्टिविटी हो जाए। अब बहुत मैंने आपको लाइन खींच के बता दी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अभी क्वेश्चन में दिख रहा को बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए मैं इसको यहां 7-8 लाइन छोड़ के इन्वेस्टिंग भी यहीं लिख देता हूं, इन्वेस्टिंग, और इस तरफ फाइनेंसिंग। फिर बाकी का हम जो है वर्किंग नोट बना लेंगे, है ना। चलिए चलते जाएं जरा नंबर बाय वन पॉइंट पे। नंबर 1 सबसे पहला क्या, सबसे पहले ढूंढो आप प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट 76,500, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 76,500। अब मैं सीक्वेंस में चलूंगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन तो और सीक्वेंस में करना पड़ेगा। मैंने पॉइंट सारे पढ़ लिए एक बार, अब सीक्वेंस में। नंबर 1 शेयर कैपिटल, इश्यू ऑफ शेयर्स कहीं कुछ है नहीं। कैपिटल रिजर्व, तो कैपिटल रिजर्व में 43,000 तो रिवैल्यूएशन के, तो 43 तो वहीं के वहीं क्रॉस हो गए, कैश नहीं आया, यानी बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट। तो बिल्डिंग टू रिवैल्यूएशन में कैश आया कहीं नहीं, इसलिए बिल्डिंग भी नहीं लिखी मैंने 43,000 की, और कैपिटल रिजर्व भी 43 का। 49,200 ऊपर लिखा है और मैंने कहा भी 43,000 का रिवैल्यूएशन है, तो ये क्रॉस हो गए। अब बचा कितना, 6,200 लिखना है मुझे। तो 6,200 क्या पीएनएल में गया था ये प्रॉफिट? नहीं। मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में भी बताया आपको, 11th नंबर क्वेश्चन में भी, कि प्रॉफिट पीएनएल में जाए तो यहां प्लस माइनस करा दो। इन्होंने प्रॉफिट जो आया था उस प्रॉफिट को कहां ट्रांसफर कर दिया, कैपिटल रिजर्व में, तो इसलिए यहां पर नहीं आएगा। अब क्वेश्चन ये है कि सर यहां नहीं आएगा, ठीक है बात मानी क्योंकि प्रॉफिट नहीं। दूसरी बार कहां आता है, 3 जगह बताता हूं मैं हमेशा। एक तो अकाउंट में आता है, तो अकाउंट तो बनाने की जरूरत नहीं क्योंकि अकाउंट में ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिए, तो अकाउंट में छोड़ दिया। दूसरी यहां आता है, लेकिन यहां क्यों नहीं आया, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ था बल्कि कैपिटल रिजर्व में, ठीक। तीसरा इन्वेस्टिंग में तो आएगा ना, असेट से रिलेटेड है, तो कितने रुपए में बेची असेट, बिल्डिंग, आपको पता ही नहीं बुक वैल्यू कितनी थी। देखो आप फर्स्ट पॉइंट बिल्डिंग में कहीं लिखा है, बस इतना लिखा रियलाइज प्रॉफिट, प्रॉफिट इतना हुआ बस। तो प्रॉफिट इतना हुआ, तो हमारे पास कोई तरीका ही नहीं, हम यही मानेंगे कि 6,200 रुपए की असेट थी, सेल ऑफ बिल्डिंग जो है, और 6,200 में ही
बी की आपके पास और कोई अल्टरनेटिव नहीं, आप क्या एजम्पशन लेना चाहोगे सोच लो। और ये बात तय है कि क्वेश्चन की ड्राफ्टिंग अलग तरीके मैंने बताया, ऐसा बैलेंस शीट के आइटम कहीं ना कहीं तो कंसिडर करना है ना, तो इसको कहीं तो कंसिडर करना था। 43 हट गया, लेकिन 6200 और वैसे भी सेल जब हुआ है तो कुछ तो आया होगा पैसा, तो प्रॉफिट पे हुआ, इसका मतलब चलो बुक वैल्यू 0 मान लेता हूं, तो भी आपकी 6200 तो आए होंगे ना। इसलिए आगे चलते हैं, ये लिख दिया मैंने प्लस में, ठीक है। फिर डिबेंचर्स, डिबेंचर्स कहां लिखेंगे, फाइनेंसिंग में लिखेंगे। 8% डिबेंचर्स इश्यू करे, लेकिन 50 में से 1000 का कैश डिस्काउंट हो गया, 49,000 ही आए हमारे पास। और ये डिस्काउंट हम पीएनएल में नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये पीएनएल में गया क्या, नहीं गया, अभी राइट ऑफ नहीं हुआ है। पिछले क्वेश्चन में प्रीमियम और रिडम्पशन था, वो कहीं और नहीं लिखा था, बैलेंस शीट में दिख रहा था कहीं नहीं, इसका मतलब फिर कहां गया होगा, तो फिर वो पीएनएल में गया, ये मानते। लेकिन ये तो दिख रहा है बैलेंस शीट में मुझे, ये बैलेंस शीट तो है, ये नेट बैलेंस शीट तो है आपकी, तो दिख रहा है तो बैलेंस शीट में, इसका मतलब राइट ऑफ कब हुआ। बैलेंस शीट से कोई चीज हटती है, इसका मतलब राइट ऑफ जाती है पीएनएल, तो मैं पीएनएल में करता। ठीक, एक एक बार लिखना था, लिख दिया मैंने, ये एक बार, ये भी एक बार, ये एक बार, ये एक बार, एक एक बार ये हो रहा सारा काम। लेकिन यहीं पर हमें डिबेंचर इंटरेस्ट भी याद आ जाना चाहिए। मिडिल ऑफ द ईयर का बोला था उन्होंने, और डिबेंचर की रेट कुछ दे रखी 8%, तो मिडिल ऑफ द ईयर मतलब कि 50, और इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे जाता है, तो 2000 रुपए का इंटरेस्ट भी दिया होगा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स मिडिल ऑफ द ईयर, इसलिए आधा, तो 2000 रुपए का इंटरेस्ट दिया होगा। ये 2000 रुपए तो जरूर पीएनएल में गए होंगे, इसलिए ये यहां पर ये ऐड होंगे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम में, प्लस माइनस। तो डिबेंचर इंटरेस्ट ऑपरेटिंग नहीं होता है, इसलिए यहां प्लस हो जाता है, वापस एड बैक कर दिया हमने, क्योंकि इंटरेस्ट डेफिनेटली पीएनएल में डेबिट हुआ होगा। ठीक है, ये नया फिगर था, ये बैलेंस शीट में नहीं था, इसलिए मुझे इसको डबल देना पड़ा, ये बात बार बार बोल रहा हूं मैं आपसे। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 43,000 क्रॉस हो गई सीआर से। प्लांट एंड मशीनरी एट कॉस्ट एंड डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 14,400, ये मैं लास्ट में समझाता हूं क्योंकि इस पर पॉइंट है। अच्छा, डेटर्स 50,000, डेटर्स के बारे में कोई पॉइंट नहीं, डेटर्स हम कहां लिखते हैं, यहीं पे लिखते हैं। तो डेटर्स अगर इंक्रीज डिक्रीज होते हैं तो ऑपरेटिंग में आते हैं। डेटर्स डेबिट हो रहा है, इसका मतलब बढ़ रहे हैं, डेटर्स डेबिट होना मतलब बढ़ रहे हैं, तो डेटर्स जब बढ़ते हैं तो इसका मतलब पैसा आया कि गया, गया। असेट्स बढ़ने का मतलब होता है पैसा गया। स्टॉक 38,500 से स्टॉक बढ़ रहा है, तो स्टॉक का मतलब भी पैसा गया, स्टॉक। ठीक है, स्टॉक के बाद और क्या, क्रेडिटर्स 11,800, क्रेडिटर्स भी बढ़ रहे हैं, क्रेडिटर्स बढ़ रहे हैं 11,800, क्रेडिटर्स बढ़ रहा है तो पैसा आया, क्योंकि लायबिलिटी घटना मतलब पैसा आना और लायबिलिटी बढ़ना मतलब पैसा आना। नेट प्रॉफिट हम लिख चुके हैं। डिविडेंड पेड इन रेस्पेक्ट ऑफ अर्लियर ईयर, पिछले साल का डिविडेंड दिया तो डायरेक्ट यहां आ जाएगा ना, डिविडेंड पेड है ये सीधे अर्लियर ईयर का 30,000 सीधे यहां पर आ जाएगा। अब इसका डबल इफेक्ट क्यों नहीं आया सर, तो इसलिए नहीं आया क्योंकि ये प्रॉफिट जो आपको दिया है ये उन्होंने खुद ने निकाल के दिया, और क्या लिखा था उस पॉइंट नंबर डी में कि नेट प्रॉफिट जो है वो आफ्टर चार्ज क्रिएटिंग प्रॉफिट ऑन सेल एंड चार्जिंग डिबेंचर इंटरेस्ट, बस वहीं तक का है, डिबेंचर इंटरेस्ट तक का, यानी उसमें से अभी डिविडेंड माइनस नहीं हुआ है, तो मैं एड बैक भी क्यों करूंगा, यानी ये जो प्रॉफिट दिया हुआ है नेट प्रॉफिट ये बिफोर डिविडेंड ही है। और इसीलिए मैं आपको अक्सर क्वेश्चन में बैलेंस शीट में से क्यों प्रॉफिट उठवाता था, बैलेंस शीट से इसलिए नीचे दिया भी हो तो भी मैं प्रॉफिट का मना करा, ऊपर से इसलिए क्योंकि वो प्रॉफिट कंफर्म आफ्टर रहता है, आफ्टर डिविडेंड, आफ्टर डिप्रेशन, आफ्टर इंटरेस्ट। लेकिन यहां पर हमको ऐसे क्वेश्चन में समझना पड़ता है। एक तो तरीका ये समझने का कि उन्होंने क्लियर लिखा है ये आफ्टर इंटरेस्ट है, वो चाहते तो आफ्टर डिविडेंड लिखते ना, क्योंकि उन्होंने आफ्टर इंटरेस्ट लिखा मीन्स एक्सपेंडिचर तक लिखा है उसमें बस, जबकि डिविडेंड तो एक्सपेंडिचर के बाद टैक्स आता है और टैक्स के बाद एप्रोप्रिएशन वाला पॉइंट है, इसका मतलब ये प्रॉफिट बिफोर डिविडेंड। एक रीजन। दूसरा रीजन कि वैसे भी मैं कह चुका हूं ये पूरा आइटम बैलेंस शीट आखिर में 0 कर दिया इन्होंने, इसका मतलब है कि जब बैलेंस शीट के आइटम उठाऊंगा तो डिफरेंस एक ही बार लूंगा ना, डबल कैसे ले सकता हूं, डबल नहीं लेना है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 3,300, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कोई सा भी प्रोविजन बनाते हैं तो क्या उसमें कैश जाता है,
आपने सोच लिया कि डाउटफुल है 3,300 डूबेंगे, क्या कैश गया? नहीं ना, तो नॉन कैश आइटम है, एड बैक करो उसको। ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ट्रेड इन्वेस्टमेंट इसका मतलब 47,000 के ट्रेड इन्वेस्टमेंट खरीदे हैं आपने। ट्रेड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी खरीदे, कॉस्ट प्राइस 47,000 पे खरीद लिया। और बैंक बैलेंस नेगेटिव, ओवरड्राफ्ट, तो बैंक तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आएगा ना, चाहे ओवरड्राफ्ट इस क्वेश्चन में तो स्पेशली उन्होंने पूछा नीचे रिक्वायरमेंट में कि क्या दिखाना है हमको कि हाउ द बोरोइंग्स हैज इंक्रीज 64,300, तो हम नेट निकाल के बताएंगे कि इसलिए आपकी 64,300 बोरोइंग बढ़ी क्योंकि आपने आउटफ्लो ज्यादा कर दी। तो ये मैंने सारे पॉइंट बता दिए। फिर पहला पॉइंट पे आता हूं। पहला पॉइंट मैंने लिख दिया सेल ऑफ बिल्डिंग, दूसरा पॉइंट डिप्रेशन बचा, ये एसेट्स का बचा है, तीसरा मैंने लिख दिया, चौथा मैंने लिख दिया। अब मेन पॉइंट यही करना है हमें असेट्स। सुनो जरा असेट्स के बारे में बात। असेट्स के बारे में वैसे तो वहां कितना लिखा हुआ है, प्लांट एंड मशीनरी 60,000 की, प्लांट एंड मशीनरी कितने की है, प्लांट 60,000 रुपए, 60,000। अकाउंट बना के भी बता सकता हूं मैं, या फिर अपन सिर्फ वर्किंग नोट से समझते हैं क्योंकि अकाउंट नहीं। प्लांट जो है आपके पास 60,000 का नेट इंक्रीज है, मतलब डेबिट है ना, बढ़ा। और डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 14,400 रुपए। क्रेडिट है, इसका मतलब यह क्या हुआ, क्रेडिट है इसका मतलब ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर नहीं है। डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर होता, पहली बात तो बैलेंस शीट में डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर कैसे आ जाएगा, ये बैलेंस शीट है, तो यहां तो कभी आ ही नहीं सकता, ये तो बैलेंस शीट है ना, इनडायरेक्टली बैलेंस शीट तो है डिफरेंस वाली, तो यहां तो आ ही सकता हो, तो नॉमिनल नेचर का आइटम होता है P&L। इसलिए डिप्रेशन अगर यहां दिया बैलेंस शीट में मींस वो एक्यूमुलेटेड है, क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। तो अभी मैं ब्रैकेट नहीं लगाता हूं, मैं तो यहां आगे लिख देता हूं क्रेडिट बैलेंस, यानी इतना एक्यूमुलेटेड डिप्रेशन बढ़ा आपका। अब ये दो पॉइंट बचे बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं। बी पॉइंट, ड्यूरिंग द ईयर प्लान कॉस्टिंग 18,000 अगेंस्ट विच डिप्रेशन प्रोविजन फॉर 13,500 वाज लेइंग was sold for 7,000, was sold for 7,000। तो 18,000 की कॉस्टिंग वाली चीज 18,000 की कॉस्ट वाली चीज आपने भेज दी, और ये प्लांट की कॉस्ट ही दे रखी है। अब देखो ध्यान से, ये प्लांट की क्या दे रखी है, कॉस्ट। तो 18,000 रुपए की बेच दी, उसके बावजूद भी 60,000 का इंक्रीज कर रहे हैं। 18,000 बेचने के बाद 60,000 का इंक्रीज, तो सही मायने में तो 78,000 की परचेज होगी ना, सही मायने में 78,000 की परचेज होगी। नहीं बात समझ में, कोई बात नहीं। डेप्रेशन प्रोविजन 13,500 था उस पे, और असेट बेच दी, तो असेट बेच दी तो उसका प्रोविजन रख के क्या करोगे, तो प्रोविजन माइनस हो गया होगा, वह होगा ना। और उससे बेची कितने में, 7,000 में। चलो सबसे इजी तो ये है कि आप यहां पर सेल ऑफ प्लांट तो लिख सकते हो, कौन से कौन, ये लिख देना, इतना तो लिख सकते हो। इसमें प्रॉफिट लॉस कितना हुआ वो P&L में गया, लिखा है क्वेश्चन में कि P&L जो है आफ्टर चार्जिंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट, तो ये भी यहां लिख देता हूं मैं। प्रॉफिट कितना हुआ, तो यहां पर प्रॉफिट हुआ आपके पास 2,500 का। प्रॉफिट क्या करूंगा, माइनस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 2,500। कैसे 2,500, ये तो आप निकाल लोगे। 18,000 की कॉस्ट थी, 13,500 डेप्रेशन था, तो नेट आया 4,500। 4,500 वाली चीज 7,000 में बेच दिया आपने, इतना तो कर सकते हो। तो ये कम से कम दो जगह बजाना। अब यहां पर ये क्या हुआ है ये देखते हैं, और ये क्यों बनाना जरूरी है, क्योंकि इससे परचेज निकल सकती है ना। और डेप्रेशन ड्यूरिंग देयर कितना हो वो भी कहां आया, तो ये तो इस नो अकाउंट से तो बनता है, तो मैं इसको अकाउंट स्टाइल में ही बना पाऊंगा, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। मैं छोटे छोटे अकाउंट बना देता हूं। इसका ओपनिंग बैलेंस हम मान लेते हैं 0 है, और इंक्रीज कितना दिखा रहा है, क्लोजिंग मतलब टोटल इंक्रीज दिखा रहा है एक्चुअली, क्लोजिंग बैलेंस नहीं, क्लोजिंग तो हमें भी पता नहीं कितना है, क्लोजिंग तो हमें भी पता नहीं है। तो हम 60,000 मान लेते हैं, ओपनिंग 0 मान लेते हैं, क्लोजिंग 60। अभी मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि हम इसको ऐसा कर सकते हैं, ऐसे यहां पर ओपनिंग 0 मान लेते हैं, क्लोजिंग हम 14,400 मान लेते हैं, क्योंकि चेंज हुआ ना,
पता नहीं। और मैंने कहा था इमेजिनरी फिगर कुछ और मान लेना, चलो यहाँ 1 लाख मान लेना, 1,60,000 मान लेना, ऐसा कर लेना, तो भी चेंज कितना हुआ सर? क्योंकि ये डिफरेंस बैलेंस शीट के डिफरेंस है, ये ट्रांजेक्शन नहीं है, ये इवेंट है कि नेट बैलेंस इतना बैलेंस, और बैलेंस में 60,000 बढ़े, तो बैलेंस यहाँ 1 लाख और यहाँ 1,60,000, तो 60,000 बढ़े, ऐसा मान लेना, तो भी आपका सही आ जाएगा। कंसेप्ट समझना है इनको। अब ये बोल रहे हैं 18,000 रुपए की प्लांट बेच दिया, तो मैंने अभी हाल पिछले क्वेश्चन में समझाया है आपको 11th में, अगर ये कॉस्ट प्राइस पे बन रहा है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो बेचा है उसको भी कॉस्ट पे डिस्पोज कर देंगे, तो डिस्पोजल एट कॉस्ट कितने हजार माइनस करूंगा मैं, 18,000। और जो बेच दिया उसको डिप्रेशन रख के क्या करूंगा, तो उसको डिप्रेशन में हटा दूं, 13,500, उसका डिप्रेशन हटाते हैं हम, यहाँ डिस्पोजल अकाउंट में ले जाते हैं। याद नहीं आ रहा हो तो पिछला वीडियो देख लेना, 11th नंबर क्वेश्चन। तो जो असेट बेच दी उसको हटा दो, जिसका डिप्रेशन भी हटा दो। कितने बेची, 7,000 में, 7,000 जो बेची वो तो कहां चलेगा, डिस्पोजल अकाउंट में, और वहां से क्या आ गया, प्रॉफिट लॉस, तो वो सब अपन अपने जगह पहुंचा चुके हैं। यानी डिस्पोजल अकाउंट अगर मैं बनाता है इसमें डिस्पोजल अकाउंट, तो ये 18,000 यहाँ क्रेडिट है तो यहाँ डेबिट हो जाते हैं, प्लांट 18,000, ये यहाँ डेबिट है, यहाँ क्या हो जाते हैं, क्रेडिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो नेट डब्ल्यूडीवी कितने की, 4,500 की, और आपने बेच कितने में दिया इसको, 7,000 रुपए में, तो आपका प्रॉफिट कितना आया, 2,500। तो ये हमने लिख दिया, ये हमने लिख दिया, तो इन दोनों का डिफरेंस ऑटोमेटिक आ गया ना, ये इन दोनों का डिफरेंस तो आया, तो इसका डिफरेंस आ चुका है। अब यहां देखो आप ध्यान से, तो जब 18,000 बेच दी फिर भी 60,000 इंक्रीज बता रहे हैं, इसका मतलब सही मायने में परचेस कितने की हुई होगी, 78,000 की न्यू परचेज हुई होगी ना। तो 78,000 परचेज ऑफ प्लांट, 78,000 ये न्यू परचेज। और यहां पर जब एक जो भी बैलेंस रहा होगा उसमें 13,500 माइनस होने के बाद इतने आए होंगे ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 27,900, तो सही मायने में डिप्रेशन लगाया कितना होगा इस ईयर में। एक्यूमुलेटेड डिप्रेशन बढ़ने का रीजन बताया था, ड्यूरिंग द ईयर डिप्रेशन लगाते इसलिए बढ़ता है, और घटता क्यों है, जो असेट्स आपकी सेल आउट हो जाती है, तो ये बैलेंसिंग फिगर है। तो ये डिप्रेशन ड्यूरिंग द ईयर आया, ये मैं यहां लिख दूंगा, डिप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर, 27,900, ठीक, ये डिफरेंस हो गया। ये कहां चला गया, डिस्पोजल में, ये चला गया डिस्पोजल में, ये कहां लिख दिया, यहां लिख दिया, तो ये खास बात थी इसकी। इस क्वेश्चन में मेन पॉइंट ही ये था, समझ लो, स्टार बना लो आप, उधर भी और इधर भी क्वेश्चन पे स्टार बना लो कि यहां पर प्लांट एंड मशीनरी मेन पॉइंट हो गए सारे पॉइंट। टोटल लगा के देखते हैं, तो टोटल लगा दिया मैंने। ऑपरेटिंग हो गया 30,500, इन्वेस्टिंग हो गया 1,11,800, और फाइनेंसिंग हो गया 17, सबका नेट हो गया 64,300 नेगेटिव। इसे वो कहते हैं नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओपनिंग बैलेंस कुछ है नहीं तो क्लोजिंग बैलेंस कुछ आएगा ही नहीं, इसलिए ओपनिंग क्लोजिंग लिखना नहीं है आपको, जीरो भी नहीं लिखना है, क्यों जरूरत। यही तो पूछा था उन्होंने कि नेट 64,300 का ओवरड्राफ्ट कैसे आया। ये ओवरड्राफ्ट क्यों, क्योंकि नेगेटिव वाला, इसका मतलब ओवरड्रॉन है, यानी आपने आउटफ्लो ज्यादा किए और इनफ्लो कम था, इसलिए ओवरड्राफ्ट। तो यही शो करना था कि वो पूछना चाहते थे आपसे कि हमारा ओवरड्राफ्ट कैसे हो गया, तो भाई ऐसे हो गया, ये एक रिपोर्ट टाइप है। आप बताओगे उनको कि आपका ओवरड्राफ्ट इसलिए होगा क्योंकि आपने पेमेंट्स ज्यादा कर दी, बस यहां लाके रोक देना, नेट इंक्रीज 64,200 ओवरड्राफ्ट। तो ओवरड्राफ्ट इसलिए मैंने कहीं और नहीं लिखा, वरना हम जनरली ओवरड्राफ्ट करंट लायबिलिटी में लिख सकते थे अगर कैश अलग से दिया होता तो, लेकिन कैश अलग से नहीं दिया है और ओवरड्राफ्ट दिया, और ओवरड्राफ्ट का ही पूछा है, इसका मतलब वही मेन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो जाए। तो अब तो मैंने आपको और एक अच्छा क्वेश्चन करवा दिया है। मेरे हिसाब से अपने लगभग 1 to 7 तो ऑलरेडी कंप्लीट थे, 8th मैंने करवाया है, 9th मैंने करवाया है आपको, 10th में करवा, सॉरी 9th मैंने होमवर्क दिया था, इसको अपन एक बार चेक करेंगे। 10th, 11th हो चुका है, 12th, 13 ये हमारा पहले ही हो चुका है, 14 भी, ठीक है। और बचे हुए क्वेश्चन देखते हैं, इतने करें आप। थैंक यू सो मच।